हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजनीतिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार जरूरी क्यों, और यह हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह बताने का प्रयास किया कि सोशल कॉन्फ्रेंस की हार क्यों हुई, और साथ ही साथ जो उस समय दलितों के साथ जो अन्याय अत्याचार होता था उनके माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समझाने का प्रयास किया कि सामाजिक सुधार जरूरी क्यों है। अब हम इस वीडियो को आगे देखते हैं। यदि आपने वह वाला पार्ट्स ना देखा हो तो उस पार्ट्स को आप जरूर देख लें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, सोशल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी संस्था थी जिसका सरोकार सवर्ण हिंदू परिवारों में सुधार से था। इसमें अधिकतर सवर्ण जातियों के प्रबुद्ध लोग थे। वे जाति को समाप्त करने के लिए आंदोलन जरूरी नहीं समझते थे या उनमें इस प्रकार का आंदोलन करने का साहस नहीं था। स्वाभाविक था कि उनमें विधवा को दोबारा विवाह कराने पर पाबंदी, बाल विवाह इत्यादि बुराइयों को दूर करने की झटपटाहट थी, क्योंकि ये बुराइयां उनके बीच प्रचलित थीं और इन्हें वे व्यक्तिगत रूप से महसूस करते थे। वे हिंदू समाज में सुधार लाने के लिए नहीं उठ खड़े हुए थे। जो युद्ध लड़ा जा रहा था उसके केंद्र में पारिवारिक सुधार का प्रश्न था। जाति व्यवस्था को भंग करने के अर्थ में सामाजिक सुधार से इसका कोई संबंध नहीं था। सुधारकों ने इसे कभी भी अपना मुद्दा नहीं बनाया। यही वजह है कि सामाजिक सुधार पार्टी लड़ाई हार गई। अब बाबा साहब अम्बेडकर आगे कहते हैं, मुझे पता है इस तर्क से इस तथ्य को नहीं बदला जा सकता कि वास्तव में जो घटित हुआ वह यह था कि सामाजिक सुधार पर राजनीतिक सुधार ने जीत हासिल की। लेकिन इस तर्क का इससे ज्यादा महत्व ना हो तब भी इतना महत्व तो है। इससे इस बात का स्पष्टीकरण होता है कि सामाजिक सुधार क्यों हार गया। यह तर्क यह समझने में भी हमारी मदद करता है कि सामाजिक सुधार पार्टी पर राजनीतिक सुधार पार्टी की जीत कितनी सीमित थी। अब इसे विचार को भी समझने में राजनीतिक सुधार के पहले सामाजिक सुधार आवश्यक नहीं है। एक ऐसा विचार है जो तभी टिक सकता है जब सामाजिक सुधार से हमारा आशय पारिवारिक सुधार हो। मुझे यकीन है इस स्थापना पर विवाद नहीं हो सकता कि समाज की पुनर्रचना के अर्थ में राजनीतिक सुधार को सामाजिक सुधार पर बिना किसी क्षति के प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। बाबा साहब अम्बेडकर आगे कहते हैं, राजनीतिक संविधान बनाने वालों के लिए सामाजिक शक्तियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे फर्डिनांड लासाल, जो कार्ल मार्क्स के मित्र और सहकर्मी थे, जैसी हैसियत के व्यक्ति की मान्यता प्राप्त है। 1862 में प्राशिया की एक सभा को संबोधित करते हुए लासाल ने कहा था, संवैधानिक प्रश्न सबसे पहले औचित्य के प्रश्न नहीं बल्कि सत्ता के प्रश्न हैं। किसी भी देश के वास्तविक संविधान का अस्तित्व देश में मौजूद सत्ता की वास्तविक अब स्थिति में होता है। इसलिए राजनीतिक संविधानों में मूल्य और स्वधैर्य तभी आता है जब वे समाज के भीतर अस्तित्वमान शक्तियों की अब स्थिति को यथार्थ रूप से व्यक्त करते हैं। यहां पर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं आगे, लेकिन प्राशिया जाने की जरूरत नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर इससे आगे साक्ष्य देते हैं, लिखते हैं कि अपने यहां भी साक्ष्य हैं। कम्युनल अवार्ड किस बात की वो संकेत करता है, जिसके द्वारा
विभिन्न वर्गों और समुदायों में राजनीतिक शक्ति का एक निश्चित अनुपात में आवंटन किया गया है। जो कम्युनल अवार्ड आया था, बाबा साहब अम्बेडकर एग्जाम्पल दे रहे हैं। मेरी दृष्टि में यह इस बात की ओर संकेत करता है राजनीतिक संगठन को सामाजिक संगठन का ख्याल रखना ही होगा। यह दर्शाता है कि जो राजनीतिज्ञ स्वीकार नहीं करते कि भारत की सामाजिक समस्या का उसकी राजनीतिक समस्या से कोई संबंध है, उन्हें संविधान बनाते समय सामाजिक समस्या से दो चार होने के लिए बाध्य होना पड़ा। कह सकते हैं कि कम्युनल अवार्ड सामाजिक सुधार के प्रति उदासीनता और उसकी उपेक्षा का दंड था। यह सामाजिक सुधार पार्टी की जीत है, जिससे यह पता चलता है कि इस पार्टी के लोग हार जरूर गए थे, पर सामाजिक सुधार के महत्व पर उनकी राय सही थी। उनकी जो राय थी सही थी। मुझे पता है कि बहुत से लोग इस निष्कर्ष को स्वीकार नहीं करेंगे। प्रचलित धारणा यह है कि इसे मानना शुक्र भी है कि कम्युनल अवार्ड अप्राकृतिक है और यह अल्पसंख्यकों और नौकरशाही के बीच एक अपवित्र गठबंधन का नतीजा है। अगर यह कहा जाता है कि कम्युनल अवार्ड अच्छा साक्ष्य नहीं है, तो मैं अपने तर्क के समर्थन में इस साक्ष्य पर जोर नहीं दूंगा। आइए अब हम आयरलैंड की ओर चलें। आयरिश होम रूल का इतिहास क्या दर्शाता है? यह अच्छी तरह से पता है कि ऑल्स्टर और दक्षिणी आयरलैंड के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता के दौरान दक्षिणी आयरलैंड के प्रतिनिधि श्री रेडमंड ने ऑल्स्टर को पूरे आयरलैंड पर लागू होने वाले एक होम रूल संविधान के तहत लाने के उद्देश्य से ऑल्स्टर ने प्रतिनिधियों से कहा, आपको राजनीतिक सुरक्षा की जो भी उपाय चाहिए बताएं, वे आपको मिल जाएंगे। ऑल्स्टर के लोगों ने इसका क्या जवाब दिया? उनका जवाब था, आपके सुरक्षा उपाय भाड़ में जाएं, हम किसी भी शर्त पर आपके द्वारा शासित होना नहीं चाहते। जो लोग भारत में अल्पसंख्यकों को दोषी ठहराते हैं, उन्हें यह विचार करना चाहिए कि बहुसंख्यकों की राजनीतिक आकांक्षाओं का क्या हुआ होता यदि अल्पसंख्यकों ने वही रवैया अपनाया होता जो ऑल्स्टर ने अपनाया था। आयरलैंड के होम रूल के प्रति ऑल्स्टर के रवैये के आधार पर देखें तो क्या यह कुछ भी नहीं कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों जिन्हें राजनीतिज्ञता का कुछ खास परिचय नहीं दिया द्वारा शासित होने के लिए तैयार हो गए, बशर्ते उनके लिए कुछ उपाय निकाले जाएं। लेकिन यह केवल प्रसंगवश है। मुख्य सवाल यह है कि ऑल्स्टर ने यह रवैया क्यों अपनाया? मैं एकमात्र जवाब दे सकता हूं कि ऑल्स्टर और दक्षिणी आयरलैंड के बीच एक सामाजिक समस्या थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच की समस्या, जो मूलतः जाति की समस्या है। आयरलैंड में होम रूल वास्तव में रोम रूल होगा, यही मानकर ऑल्स्टर ने अपना उत्तर तैयार किया था। लेकिन यह केवल यह कहने का एक और तरीका है कि यह कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के बीच जाति की सामाजिक समस्या थी, जिसकी वजह से राजनीतिक समस्या का हल नहीं निकल पाया। एक बार फिर यह निश्चित है कि इस साक्ष्य को चुनौती दी जाएगी। कहा जाएगा कि यहाँ साम्राज्यवाद का हाथ काम कर रहा है। लेकिन मेरे स्रोत खत्म नहीं हुई। मैं रोम के इतिहास से साक्ष्य दूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर रोम के इतिहास से साक्ष्य दे रहे हैं। यहाँ कोई नहीं कह सकता कि कोई शैतानी प्रतिभा काम कर रही थी। जिसने भी रोम के इतिहास का अध्ययन किया है उसे पता हुआ कि रोम का रिपब्लिकन संविधान भारत के कम्युनल अवार्ड जैसा है। जो भारत में कम्युनल अवार्ड था उसके जैसा ही था।
जब रोम में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया था। राजा के अधिकार को काउंसल्स या इम्पेरिज्म और पेटिफैक्ट मैक्सिमस के बीच विभाजित किया गया। कालुसुस में राजा की इकलौकिक सत्ता नहीं थी, जबकि मैक्सस को राजा की धार्मिक सत्ता प्रदान की गई थी। इस रिपब्लिकन संविधान में प्रावधान किया गया था कि 2 कनलूसों में से एक पैट्रिशियन होगा, दूसरा प्लेबियन। इसी संविधान में यह व्यवस्था भी की गई थी कि जो कि पॉन्टिफेक्स और मैक्सिस के तहत काम करने वाले पादरियों में आधे प्लेबियन होंगे, आधे पैट्रिशियन होंगे। ऐसा क्यों हुआ कि रोम के रिपब्लिकन प्रावधान में ये प्रावधान किए गए, जो जैसा कि मैंने कहा था कम्युनल अवार्ड के प्रावधानों से इतने ज़्यादा मिलते जुलते हैं? इसका एकमात्र जवाब यही होगा कि रिपब्लिकन रोम के संविधान को बनाते समय पैट्रिशिया और प्लेबिया के बीच मौजूद सामाजिक विभाजन का ध्यान रखना पड़ा था। जो अलग अलग जातियां थी, संक्षेप में राजनीतिक सुधारक चाहे जिस दिशा में जाएं, वे पाएंगे कि संविधान बनाने में वे प्रचलित सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली समस्या को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आगे लिखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर कि इस प्रस्ताव के समर्थन में सामाजिक और धार्मिक समस्याएं राजनीतिक संविधानों पर असर डालती हैं। मैंने जो उदाहरण दिए हैं उनका संबंध खास खास स्थितियों से है। शायद वे यह हैं, लेकिन यह नहीं माना जाना चाहिए कि एक पर दूसरे पर असर सीमित होता है। दूसरी ओर कोई यह कह सकता है कि इतिहास आमतौर पर इस प्रस्ताव का समर्थन करता है कि राजनीतिक क्रांतियां हमेशा सामाजिक और धार्मिक क्रांतियों के बाद हुई। लूथर द्वारा शुरू किया गया धार्मिक सुधार रिफॉर्मेशन यूरोपीय लोगों की राजनीतिक मुक्ति का अग्रदूत था। इंग्लैंड में प्यूरिटनिज्म ने राजनीतिक स्वतंत्रता का रास्ता प्रशस्त किया। प्यूरिटनिज्म ने नई दुनिया की स्थापना की। यह प्यूरिटनिज्म ही था जिसने अमेरिकी स्वतंत्रता का युद्ध जीता था, और प्यूरिटनिज्म एक धार्मिक आंदोलन था। इसके आगे बाबा साहब अम्बेडकर और एग्जाम्पल देते हैं, लिखते हैं मुस्लिम साम्राज्य का सच भी यही है। एक राजनीतिक शक्ति बनने के पहले वे पैगंबर मोहम्मद द्वारा शुरू की गई एक पूर्णतः धार्मिक क्रांति से गुजर चुके थे। भारत का इतिहास भी इसी निष्कर्ष का समर्थन करता है। चंद्रगुप्त की अगुवाई वाली राजनीतिक क्रांति के पहले बुद्ध की धार्मिक और सामाजिक क्रांति हो चुकी थी। शिवाजी की अगुवाई में राजनीतिक क्रांति होने से पहले महाराष्ट्र के संत धार्मिक और सामाजिक क्रांति ला चुके थे। गुरु नानक की अगुवाई में धार्मिक और सामाजिक क्रांति के बाद सिखों की राजनीतिक क्रांति हुई, और अधिक उदाहरण देना अनावश्यक है। ये उदाहरण यह दिखाने के लिए पर्याप्त होंगे कि लोगों के राजनीतिक विस्तार के लिए मन और आत्मा की मुक्ति प्रारंभिक आवश्यकता है।